हाँ बच्चों सुनो, अपने पास में हम लोगों को टैक्स के अंदर शुरुआत करनी है। और टैक्स है ना, बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। टैक्स बिल्कुल भी इस तरीके का नहीं है कि हमारे पास में हम उसको कुछ ऐसा सोचें कि भाई उसके अंदर कुछ डिफिकल्ट होता है। आसानी से हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। बस एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, हमारे को प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, सिस्टमेटिक स्टडी करनी पड़ती। ठीक है, अब हमारे पास जो टैक्स है वो दो तरीके का टैक्स होता है। एक होता है सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप लोग मेरे साथ ही बनाइएगा। टैक्सेशन दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसका कि बर्डन जो होता है ना, डायरेक्टली होता है। बर्डन डायरेक्ट होता है ऑन टैक्स पेयर। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। अब सर इसका मतलब क्या होगा? भाई मान लीजिए ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स ने अपनी इनकम अर्न की है। ठीक है, मिस्टर एक्स ने अपनी इनकम अर्न की है। इनकम अर्न की है ₹7 lakh. So he is under an obligation to pay his tax liability. ठीक है जी, so he is under an obligation to pay his tax liability to government. ये टैक्स किसको पे करेंगे? डायरेक्टली पे करेंगे, गवर्नमेंट से डायरेक्टली डील करेंगे। ठीक है जी, डायरेक्टली गवर्नमेंट से डील करेंगे। टैक्स किसको पे करेंगे? ये अपनी इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को। और ये जो टैक्स बर्डन, अब ये कौन है? ये है मिस्टर एक्स। ये मिस्टर एक्स जाते हैं किसी शॉप पे, ये मिस्टर एक्स जो है वो जाते हैं किसी शॉप पे और वहां पे मिस्टर वाई से कुछ गुड्स परचेज करते हैं। बैठिए, जल्दी बैठिए। गुड्स परचेज करते हैं और बदले में क्या देते हैं सर? कंसीडरेशन देते हैं। द कंसीडरेशन में बी इन कैश और इन काइंड। तो मैं यहां पे अभी कैश की ही बात ले लेता हूं। कैश पे करते हैं। अब ये जो कैश पे करते हैं ना, ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होता है। सर इसका मतलब क्या हुआ कि मिस्टर एक्स ने अपना टैक्स किसको दे दिया? मिस्टर वाई को दे दिया, और मिस्टर वाई आगे गवर्नमेंट को पे कर देंगे। दोबारा से रिवाइज कर देता हूं मैं। हमारे पास टैक्सेशन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका कि बर्डन टैक्स पेयर के ऊपर डायरेक्टली आता है। जिसने इनकम अर्न की है वही टैक्स पे करेगा, दैट इज नोन एज इनकम टैक्स। और जिस पर्सन ने इनडायरेक्टली टैक्स पे किया है उसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, जीएसटी का, जो कि हमारे कोर्स में है। अब जीएसटी किसके ऊपर होता है जी? हमारी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर होता है। गुड्स और सर्विसेज ली मिस्टर वाई से मिस्टर एक्स ने और कंसीडरेशन पे की, कंसीडरेशन के साथ में टैक्स का अमाउंट भी पे कर दिया। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को पे किया और वाई ने आगे फर्दर गवर्नमेंट को पे कर दिया। आप भी ऐसा करते हैं, रोज ही करते हैं। आपने अभी तक इनकम टैक्स अभी शायद अपना पे ना किया हो, लेकिन आप जीएसटी तो रोज ही पे करते हैं। पार्ले जी का एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदने जाते हैं ना, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। आप अपना टैक्स किसको रेंडर कर देते हैं? आप अपना टैक्स शॉपकीपर को रेंडर कर देते हैं, शॉपकीपर आगे कंपनी को पे कर देता, सॉरी गवर्नमेंट को पे कर देता। ठीक है, ओके। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, किस तरीके से काम कर रहे हैं? हाँ जी, अच्छा देखो, अब ना मेरी एक बात सुनना ध्यान से, तुम्हें और मजा आएगा। ये जो इनकम टैक्स है ना,
हमने इनकम टैक्स किसके लिए बोला? हमने इनकम टैक्स बोला अपने पास में डायरेक्ट टैक्स के लिए, और जीएसटी बोला इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। ये जो इनकम टैक्स है ना, ये प्रोग्रेसिव होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, और ये रिग्रेसिव होता है। सर इसका क्या मतलब है? इनकम टैक्स के अंदर ना हम ये कहते हैं गरीब आदमी की जेब ज्यादा कटनी चाहिए, ओ सॉरी, अमीर आदमी की जेब ज्यादा कटनी चाहिए और गरीब आदमी की कम कटनी चाहिए। यानी कि हम ज्यादा टैक्स इंपोज करते हैं किसके ऊपर? अमीरों के ऊपर, और गरीबों के ऊपर कम टैक्स लगाते हैं। यह है हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है जी, कि जैसे जैसे आपकी इनकम की प्रोग्रेस होगी वैसे वैसे आपकी टैक्स लायबिलिटी की प्रोग्रेस भी होगी। लेकिन यहां पे जीएसटी के अंदर ऐसा नहीं होता। जीएसटी सबसे सिमिलर ही रहता है। आप पार्ले जी का पैकेट आप खरीदने जाइए, नेक्स्ट टाइम करके देख लेना, चाहे आप रिक्शा पे जाइएगा फटे पुराने कपड़े पहन करके, तब भी आपसे 5 रुपए ही लिए जाएंगे। और अगर आप मर्सिडीज बेंज में जाते हैं ना, स्टाइलिश सा सूट पहन करके, तो भी आपसे 5 ही रुपए लिए जाएंगे। तो सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हमने ना एक रेट बता दिया जीएसटी के अंदर कि सर ये रेट से आपको टैक्स पे करना है, यू हैव टू पे टैक्स। वी आर हार्डली कंसर्न अबाउट योर मॉनेटरी पावर्स, वी आर हार्डली कंसर्न अबाउट योर मॉनेटरी पावर्स। बात समझ में आई? कोई शक? आगे चलते हैं। अब सर हमारे पास में ये जो टैक्स स्ट्रक्चर है, ये जो टैक्स स्ट्रक्चर है जिसकी कि हम बात कर रहे हैं, ये किस तरीके से हमारे पास काम करता है? ये किस तरीके से हमारे पास में काम करता है? तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? हमारा पेरेंटल लॉ होता है। वो कौन है? वो कहां पे है? वो है जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आगे फर्दर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। उसमें से एक आर्टिकल है आर्टिकल 265। क्या कहता है ये आर्टिकल? नो टैक्स कैन बी imposed or collected unless authority provided by law। बात समझ में आई? नेगेटिव सेंस में लिखा हुआ। ठीक है जी। टैक्स के बारे में ही बात करेंगे। मैं तो बात नहीं करूंगा किसी और बारे में कि हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं, कितने हमारे पास में क्या है जी। हमारे पास में जितने आर्टिकल हमारे कोर्स के अंदर है हम उसकी बात करेंगे, जितने शेड्यूल्स हमारे लिए हैं हम केवल उसी की बात करेंगे, और ज्यादा बातें करने में कोई फायदा नहीं है। नॉलेज के लिए कभी लेना चाहो तो कोई बात नहीं है, क्लास ले लेना कि सर होता क्या है, पूछेगा कोई नहीं तुमसे। तो हम टैक्स पढ़ रहे हैं तो हम टैक्स से रिलेटेड ही बात करेंगे। टैक्स से रिलेटेड क्या कहता है जी? आर्टिकल नंबर 265। कौन सा नंबर? आर्टिकल नंबर 265 क्या बोलता है? बोलता है सर सुनो, आप टैक्स ना इंपोज कर सकते हो ना ही कलेक्ट कर सकते हो अनलेस यू हैव अथॉरिटी। हमने कहा अच्छा ठीक है, वरना अगर ऐसा ना लिखा हुआ हो 1 मिनट के लिए तो कोई भी जग्गू दादा उठ करके जो हफ्ता वसूली करता है वो टैक्स के नाम पे काम कर सकता है? अथॉरिटी गिवन बाय लॉ, अगर ना हमने ये लिखा हुआ हो कि हमारे पास अथॉरिटी, सामने वाले को मैं आपको अथॉरिटी को दूंगा तभी तो आप आगे जाकर के काम कर सकते हो ना। तो पहले ना प्रोहिबिशन कर दिया उसने, प्रोहिबिट कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कहता है आप ये काम नहीं कर सकते जब तक आपको ना कहा जाए। बात समझ में आई? तो सर फिर कहो ना, कैसे कहोगे? तो उसके लिए पिक्चर में आया हमारे पास में आर्टिकल नंबर 246, और आर्टिकल नंबर 246 के अंदर हमें क्या दी गई सर? अथॉरिटी दी गई।
अथॉरिटी अथॉरिटी प्रोवाइडेड, बोलो किसको देनी चाहिए? सर आपको दे दें, आपको दे दें, किसको दे दें? सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? अब फिर बात अटक गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन, क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे पास में दो चीजें होती हैं, एक तो हमारा पार्लियामेंट और एक स्टेट लेजिस्लेचर, है ना? पार्लियामेंट एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, दो ही चीजें हैं हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पे। हाँ बाद में अगर हम कहें तो लोकल अथॉरिटीज वगैरह आती हैं, लेकिन बेसिकली हमारे पास में क्या है? बेसिकली हमारे पास में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इसके लिए हमारे को है ना 3 लिस्ट बना दी गई, 3 लिस्ट बना दी गई। नंबर 1 यूनियन लिस्ट और नंबर 2 स्टेट लिस्ट और नंबर 3 कॉन्करेंट लिस्ट। सर यूनियन लिस्ट के अंदर जो लॉ बनाती है वो बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है जी। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के अंदर लॉ बनाती है और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर बोथ द गवर्नमेंट। सर हमें पहले से मालूम है, हम भी सिविक्स पढ़ के आए हुए हैं। हाँ जी मुझे भी पता है कि आपको मालूम, लेकिन अगर मेरी प्रैक्टिस छूट गई तो इसलिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा तो हमारे पास 3 लिस्ट है और हमारे पास यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 8 है। कौन सी नंबर एंट्री? 82, सॉरी एंट्री नंबर 82। क्या कहती है ये एंट्री नंबर 82? एंट्री नंबर 82 से हमारा इनकम टैक्स इंपोज किया गया, इंसर्ट किया गया, इंपोज नहीं इंसर्ट किया गया। कौन सी नंबर एंट्री थी? 82। आवाज नहीं आ रही, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। 82। हाँ जी, जब मैं पूछूंगा तो आप बताएंगे, ठीक है जी। एमसीक्यू में कोई पूछ ले तो एंट्री नंबर 82 से इंसर्ट किया गया इनकम टैक्स। क्या लिखा है एंट्री नंबर 82 में? लिखा है सर कि हमारे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन impose टैक्स ऑन इनकम ऑफ जनरल पब्लिक एक्सेप्ट, अब ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कुछ मैं लिखने जा रहा हूं, एक्सेप्ट ऑन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। समझ में आई कहानी? क्या समझ में आई? सर वो मतलब जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते हैं उनके अलावा वो हाँ जी बिल्कुल सही। तो हम क्या कहते हैं, यूनियन लिस्ट को ना एक बात बोल दीजिए, यूनियन लिस्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बात बोल दीजिए, कहते हैं जी दुनिया जहान में जितने भी इंसान दिखाई देते हैं सबके ऊपर, उनकी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगा दो। अभी मैंने जीएसटी की बात नहीं की सर, अभी जीएसटी की बात नहीं की मैंने, तो आप क्या लगा दो, आप उनके ऊपर इनकम टैक्स लगा दो। तो इनकम किससे होगी? उनकी इनकम एक्टिविटीज के ऊपर होगी। तो जितनी भी आपकी इनकम एक्टिविटीज है सबके ऊपर यूनियन लिस्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स इंपोज कर सकती है, लेकिन नहीं कर सकती है किस पे? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे। क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि एंट्री नंबर 46 से टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल की, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की अथॉरिटी हमने किसको दी है?
स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन इनकम टैक्स में तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होता है। हाँ, इनकम टैक्स में तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होता है ना। सर कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? कौशल जी कह रहे हैं सर ये क्या गलत गलत पढ़ा रहे हो। इनकम टैक्स के अंदर तो हमने पढ़ा है कि भाई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे टैक्स नहीं लगता, और अभी आपने इतना बड़ा बवाल हुआ था वो नहीं देखा था जब सिख कम्युनिटी जाकर के बॉर्डर्स पे बैठ गई थी, तो क्या गलत गलत पढ़ा रहे? नहीं, मैं गलत नहीं पढ़ा रहा। सर एग्जम्प्ट का मतलब क्या है आप बताइए? एग्जम्प्ट का मतलब क्या? टैक्स नहीं लगता, फ्री नहीं। एग्जम्प्ट एक टर्मिनोलॉजी है विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अच्छा, मेरे पास में ना एक समझाने की बात बताता हूं। मैं ये कहता हूं तुम लोग मुझे बाहर मिले कहीं कुछ ऐसा करते हुए जो तुम्हें नहीं करते हुए दिखना चाहिए था, तो क्या मैं तुम्हें डांटने का अधिकार रखता हूं? हाँ सर रखते हो, क्योंकि अब हम जान पहचान में हैं। अगर मैं मान लो आज से 2 दिन पहले तुम्हें मिलता, ना तुम जानते थे मुझे ना मैं जानता था तुम्हें, और डांट देता किसी ऐसी एक्टिविटी पे, तो क्या कहते हैं? अपना काम कीजिए अंकल, क्या मतलब है आपका हमसे, है? लेकिन अब नहीं। क्यों? क्योंकि तुम ना मेरे दायरे में आ गए हो, स्टूडेंट की लिस्ट में आ गए हो। बेटा अगर मेरी स्टूडेंट की लिस्ट में आ गए हो तभी तो मैं डेफिनेशन दे सकता हूं ना, नालायक स्टूडेंट या होशियार स्टूडेंट। लेकिन अगर मेरे दायरे में ही नहीं आए हो, 2 दिन पहले का केस है, तो सर एग्जम्प्ट भी तब होगा जब उसके लिए पावर्स दी जाएंगी। अब पावर्स मिली है तो छोड़ दो, वो बात अलग है। बात समझ में आई? हमने ये नहीं बोला कि आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी के ऊपर टैक्स लगाइए, हमने कहा हमने आपको अथॉरिटी दी है टैक्स लगाने की। बात समझ में आई? वहां पे अथॉरिटी की बात हो रही है ना, तो ये अथॉरिटी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है? नहीं, किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। स्टेट गवर्नमेंट टैक्स अगर लगाना चाहे तो लगा सकती है। और वैसे भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्रीकल्चर इनकम के अंदर कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसको कि हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी कहते हैं, और कौन कौन सी ऐसी क्या नाम है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हैं जिनको हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ही नहीं मानते, तो उनके ऊपर टैक्स लग सकता है। तो एकदम से बिल्कुल ही नहीं लगेगा ऐसा नहीं है। हम उसको अपने दायरे में बुलाएंगे, फिर जिसको छोड़ना है उसको छोड़ेंगे, जिसको लगाना है उसको लगाएंगे, लेकिन पहले दायरे में तो लेकर के आए। अगर हम खुला छोड़ दें एग्रीकल्चर एक्टिविटी को, तो उसका मतलब वो किसी के अथॉरिटी में ही नहीं आ रहा, तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। इसका मतलब सर इंडिया में 29 स्टेट है अभी, तो 29 स्टेट के पास अपना अथॉरिटी है। हाँ, सबने छोड़ रखा है। हाँ, छोड़ नहीं रखा, छोड़वाया हुआ है लोगों ने प्रेशराइज करके। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि यहाँ का किसान जो है वो गरीब है, और हमारा जो शुरुआत से क्या नाम है सिस्टम चलता आ रहा है वो एग्रीकल्चर बेस पे चलता आ रहा है। जैसे आज हम 1 मिनट के लिए किसी भी जानवर को देखते हैं, किसी बंदर को देखते हैं 1 मिनट के लिए, तो उसको क्या देते हैं? फ्रूट खाने को देते हैं। कारण कभी सोचा है? मौकी से और कुत्ते से हमारी विशेष प्रेम क्यों होता है? इस वजह से क्योंकि पूर्वज जो थे हमारे मौकी थे, कुत्ते नहीं थे। भगवान कैसे कैसे लोग हैं, लेकिन कुछ हद तक जो है, मतलब चलो छोड़ो इस चीज को, छोड़ो, इसका इससे कोई रेलेवेंस नहीं था, तुम मजे मत लो इस बात में। कहने का मतलब ये है बेटा, यहाँ पे नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है शायद ऑनलाइन के अंदर। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में सिर्फ इतनी सी बात कि अथॉरिटी किसके पास में है? स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है ही नहीं। ठीक है जी। और टैक्स किस तरीके से लगेगा उसको भी हम चेक कर लेंगे बात, ठीक है जी। छोड़ेंगे तो भी चेक कर लेंगे, और नहीं तो फिर भी चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे ये नेटवर्क रिकनेक्टिंग आ रहा है बार बार। आई गेस सब कुछ आई होप ठीक ही हो। ऐसा क्यों हो रहा है ऐप के साथ में मुझे पता नहीं। बेटा आप लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी जो बातें हैं आप तक पहुंच रही हैं, जो लोग ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं ऐप के थ्रू। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से,
हमारे पास सिलेबस की बात कर रहा हूं और ज्यादा सिलेबस की बात नहीं करूंगा। हमारे पास में जीएसटी और इनकम टैक्स है, ठीक है सर। जीएसटी आपका 40 मार्क्स के लिए और इनकम टैक्स आपका 60 मार्क्स के लिए। और इस चीज को हमने पढ़ना है ना, मैं आपसे अभी चैप्टर के नाम डिस्कस कर रहा हूं, ये सब चीजें आपको आने वाले टाइम में पता लग जाएगी। आज मैं आप लोगों के साथ में सिर्फ ये काम करने वाला हूं कि आप लोगों को बताने वाला हूं, एक ओवरव्यू देने वाला हूं कि टैक्स के अंदर हम किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले टैक्स की ना डेफिनेशन लिखिए बेटा, लिखिए टैक्स क्या है। टैक्स की डेफिनेशन लिखिए, मैं नहीं लिखूंगा, आप लिखेंगे, ठीक है, लिखिएगा। टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी from general public of nation imposed by government on commodities, services and incomes on commodities, services and incomes for the purpose of development of nation, for the purpose of development of nation। हाँ जी, मेरी बात समझ में आई है आप लोगों को? क्या लिखा है यहाँ पे? एक वर्ड थोड़ा गलत लग रहा है सर हमारे को यहाँ, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। सर ये मुझे अच्छा नहीं लगा, बाकी सब कुछ तो ठीक था। कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी ऐसा क्यों लिखा हुआ? चलो बात समझ लेते हैं ना यार, कुछ अटका है तो समझ लेते हैं। मुझे भी पता है यही अटकेगा तुम्हारे को, मैं समझता हूं। देखो मैं समझाता हूं तुम्हारे को। ऐसा है, मैं मान लो तुम्हारे को एक बात कह रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क में मैंने तुम्हें 5 क्वेश्चन दिए, ठीक है जी। अब ये बच्चा है, ये थोड़ा शरारती है मान लीजिए, और ये होमवर्क करने में इंटरेस्ट नहीं रखता, और मतलब मान लीजिए आगे वाले दोनों बच्चे होमवर्क करने में नहीं इंटरेस्ट रखते, और तुम लोग होमवर्क करने में इंटरेस्टेड हो, तो तुम लोग तो प्यार से बोलूंगा तब भी मान जाओगे, लेकिन ये नहीं मानते दोनों प्यार से। तो मैं ना क्या करता हूं, जैसे ही होमवर्क इशू करता हूं ना, साथ में डंडा उठा लेता हूं। ये तुम्हारे को है ना होमवर्क करना है, ऐसे करके हवा में लहराते हुए। अब मुझे एक बात बताओ, पीछे की तरफ जो बच्चे बैठे हुए हैं, क्या उन लोगों को मेरे इस डंडे से कोई फर्क पड़ता है? लेकिन इन दोनों को फर्क पड़ता है, इन दोनों को फर्क पड़ता है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं, होमवर्क कर लोगे तो बढ़िया है, नहीं करोगे तो ये डंडा दिखाई दे रहा है। यही चीज हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है टैक्स की डेफिनेशन के अंदर। अगर हम प्यार प्यार से टैक्स मांगने लग जाए, दे देंगे लोग? तो मैंने क्या बोला, इफ यू आर विलिंग टू पे टैक्स देन इट्स ओके, फाइन। लेकिन इफ यू आर नॉट विलिंग टू पे टैक्स देन आई हैव सम प्रोसीजर्स अगेंस्ट यू। तो मैंने क्या वहां पे लिखवाया? इट्स अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। If you are willing to pay it, then it's okay. And if you are not willing to pay, मैं इसको निकालना जानता हूं, कंपल्सरी है, देना ही देना है। और वो लोग तो वैसे भी होमवर्क करने को तैयार थे, यानी कि टैक्स देने को तैयार थे। जो शरारती लोग नहीं देने को तैयार थे, उनके लिए हमने हार्श वर्ड यूज किया। तो टैक्स इज अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। और देना कौन चाहता है? कोई नहीं देना चाहता। तो हमें सबके ये इंडिकेट करता है हमारे प्रोसीजर्स को। तो इट्स अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी बाय whom? बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मींस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अथॉरिटी प्रोवाइडेड अंडर 3 लिस्ट: स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है जी। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग टैक्स और इम्पोजिंग टैक्स? फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन। सर हम अपने घर थोड़ी ले जाएंगे इसको, आप ही लोगों के ऊपर। और आपकी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन भी तो ऐसा करती है, आपसे स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन की आपको फैसिलिटी देती है। और क्या कहती है? कहती है सर सब्सक्रिप्शन दे दो, मंथली सब्सक्रिप्शन। वो अपने घर के लिए थोड़ी ले जाते हैं, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन के
चार्जेस आपसे लेते, वो उनको पे करते, सैलरी पे करते। बात समझ में आई? ठीक है जी, ओके। तो टैक्स की डेफिनेशन आपने लिखी। अब हमें लगाना है क्या? इनकम टैक्स। हमें पढ़ना है इनकम टैक्स। अब इनकम की डेफिनेशन, डोंट यू थिंक सो के हमारे को इनकम की डेफिनेशन भी आनी चाहिए, है ना? तो सर इनकम की डेफिनेशन समझने से पहले, सोर्सेज ऑफ इनकम पढ़ने से पहले जरा एक छोटी सी बात बताता हूं तुम लोगों को। मैं ना सुबह उठता हूं 6 बजे और 9 बजे ऑफिस पहुंच जाता हूं। मान लीजिए मैं एक सैलरीड क्लास पर्सन, तो मैंने अपने ऑफिस में सैलरी इनकम अर्न की सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक। ओके, अच्छा सर, अब मेरी अच्छी सैलरी पैकेज हो गया। उसके बाद में मैंने क्या किया, मेरा जो ऊपर वाला फ्लोर था ना, रूफ पे, उसको कंस्ट्रक्ट कर लिया। मुझे हालांकि जरूरत नहीं थी उसकी, लेकिन मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया, और कंस्ट्रक्ट करके ना मैंने उसको रेंट पे दे दिया, इनको रेंट पे दे दिया। तो ये मुझे रेंट पे करने लगे, मेरी इनकम आने लगी। ये मेरी कौन सी इनकम हो गई? ये मेरी ऐसी इनकम हो गई जिसके अंदर मेरी पर्सनल या प्रोफेशनल स्किल काम नहीं कर रही थी। गेटिंग माई पॉइंट? बट स्टिल ये सेल्फ जनरेटेड इनकम की तरह अपने आप आ रही थी। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, एक कंपनी के ना शेयर्स खरीद लिए। मैंने कहा यार LIC का IPO आया है, या फिर किसी अच्छी कंपनी के कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर देता हूं। शेयर इज अ कैपिटल एसेट, इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर मी। तो वहां से मुझे कुछ डिविडेंड्स आने लगे, और अगर इन शेयर्स को किसी प्रॉफिटेबल दाम में बेच देता हूं तो मेरे को वहां से भी अर्निंग होने लगी। और अब मैंने ये काम करना शुरू कर दिया साइड बाय साइड। अपनी सैलरी इनकम भी अर्न कर रहा था, हाउस प्रॉपर्टी से भी रेंटल इनकम आ रही थी, और साइड बाय साइड मैंने शेयर्स परचेज कर लिए अपनी नॉलेज की वजह से, क्योंकि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आई हैव गुड नॉलेज ऑफ फाइनेंस। तो मैंने क्या किया, शेयर्स परचेज कर लिए, और सर उसके बाद में मेरा उससे डिविडेंड आने लगा। और जो शेयर मुझे अच्छा नहीं लगता था कि अच्छे डिविडेंड नहीं दे रहा, उसको मैं बेच देता था, तो अच्छे दामों पे बेचता था, वहां से भी मुझे इनकम आती। अब 5 बजे के बाद में मेरा दिल नहीं लगता था। मैंने क्या किया, पापा की शॉप पे बैठना शुरू कर दिया। मेरे पापा के पास में ग्रोसरी शॉप भी थी, तो मैंने वहां से भी कुछ प्रॉफिट अर्न किए। और ड्यूरिंग द ईयर अपनी नॉलेज की वजह से एक आधी बार कभी कौन बनेगा करोड़पति और बिग बॉस और पता नहीं कहां कहां पहुंच गया, वहां से भी पैसा ले आया। सर सही है, आपको मोटी पार्टी है। सारे मोटी पार्टी होती, अपने ऊपर बिलीफ सिस्टम की बात। अच्छा, तो सर एक इंसान चाहे तो ना कई सोर्सेज से इनकम अर्न कर सकता है। अब ना इनकम टैक्स अथॉरिटी को भी ये बात पता लग गई कि सर ये जो है, लॉ को पता लग गया कि ये जो है पर्सन बहुत सारी इनकम से अर्न कर रहा है, बहुत सारे तरीकों से। तो उन्होंने इनकम को इनकम के सोर्सेज के अंदर बांटा। तो आप लिखिएगा हेडिंग, सोर्सेज ऑफ इनकम। नंबर 1, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा, एक बात बताऊं, आज की क्लास की एक खास बात बताऊं तुम्हें। मैं ना तुम्हारे ऊपर कोई भी किसी तरीके का बर्डन नहीं डालना चाहता हूं, जो तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे ऊपर डालते हैं। पूर्वज का मतलब तुम्हारे सीनियर्स। ना 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 ना, मम्मी पापा तो कभी भी प्रेशराइज नहीं करते। यार मम्मी पापा की गोद में तो हम हमेशा ही खुश रहते हैं, कैसी बात कर ली। आज भी मैं जाता हूं और जाकर के उनसे मिलता हूं तो खुशी होती है शाम को। वो थोड़ी प्रेशराइज करते हैं, हमें तो सिस्टम प्रेशराइज करता है। अब मम्मी पापा उस सिस्टम का पार्ट है, तो सर आप इतनी डिप्लोमेटिक बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं स्टेट में बात नहीं करना चाहता। चलो खैर कोई बात नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ना आज तुम लोगों को कोई भी ऐसी बात नहीं बोलूंगा जो तुम्हें तो समझ में ना आए, जो कि तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगे। क्योंकि एक बात मैं चाहता हूं कि तुम इस सब्जेक्ट से ना प्यार करो, पढ़ो नहीं, सिर्फ पढ़ के पास नहीं होना, इससे प्यार करना है। कारण बता देता हूं। टैक्स की अच्छी नॉलेज होगी, टैक्स मैनिपुलेशन सीखोगे, टैक्स मैनिपुलेशन अच्छे आते होंगे तो इनकम अच्छी जनरेट कर पाओगे। तो आज वो बीज बोने जा रहा हूं मैं, जो कि आगे जाकर के तुम्हारे प्रेम को या तुम्हारे द्वेष को, द्वेष समझते हो,
परेशानी, ईर्ष्या, इस तरीके से उन चीजों को उत्पन्न करेगा तुम्हारे अंदर। कहने का मतलब तुम्हारे को यहां से इधर की तरफ या इधर की तरफ आज की क्लास लेकर के जाएगी। बेस है, आज वही दिन है हमारा, जो हमारी अकाउंट्स की क्लास का पहला दिन या फिर हमारी नर्सरी का अल्फाबेट सीखने से शायद पहले वाला प्ले स्कूल वाला दिन, टेक्स्ट के साथ में हमारा वो दिन। तो मैं ना तुम्हारे ऊपर कोई अननेसेसरी बर्डन क्रिएट नहीं करना चाहता हूं। सर सेक्शन नंबर सो एंड सो, आई एम नॉट हियर टू प्रेजेंट माई सेल्फ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज को एनहेंस करना चाहता हूं। प्रेशराइज मत करना अपने आप को, बिल्कुल मत करना। हम किसी सेक्शन की बात नहीं करेंगे, कोई ऐसी चीज नहीं बोलूंगा जो आपको आम भाषा में ना समझा सकूं, ठीक है जी। अच्छा, तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। तुम मान लो किसी से मिले हो, लेट्स से आप दोनों आज ही मिले हो एक दूसरे से, किस चीज में इंटरेस्ट होगा तुम्हारा? इसका रोल नंबर पता करने में या फिर इसके फीचर्स के बारे में, कि भाई ये कैसी है, इनका स्वभाव कैसा है, ये अच्छी है या नहीं है मेरे प्रति, इस तरीके से इन चीजों में तुम्हारा इंटरेस्ट होता है दोस्त बनाने में, या फिर इसका रोल नंबर पता कर लेता हूं आज। यार अगर दोस्त बना लिया ना तो रोज प्रॉक्सी लगवाओगे और रोल नंबर तो अपने आप याद हो जाएगा। अपन उल्टे चलते हैं, सेक्शन को सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं, कंटेंट को छोड़ देते हैं। अरे छोड़ना, मैं तो इंप्रेशन बनाने निकला हूं, सेक्शन सबसे पहले लिखूंगा। ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। आप कंटेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। कंटेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय हम इतने बारी सेक्शन बोलेंगे कि सेक्शन अपने आप याद हो जाएगा। अभी देखो मैं तुम्हारे को एक बात बताता हूं। हमारे पास ना इनकम टैक्स में 298 सेक्शंस है। ऐसी स्टेटमेंट से प्रेशर आता है, ठीक है। और एक बात बोलता हूं, डेप्रिसिएशन नाम की कोई चिड़िया सुनी है आज तक तुमने? सुना? सेक्शन नंबर 32 के अंदर आता है। बोलो, इनकम टैक्स में सेक्शन नंबर 32 के अंदर आता है दोनों स्टेटमेंट नंबर 1, सर 298 सेक्शंस है हमारे पास में इनकम टैक्स में। हे भगवान, ये पढ़ना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन तुमने पढ़ा हुआ है, किसी को बाहर जाकर के बता सकते हो कि कौन सा सेक्शन है डेप्रिसिएशन का? सेक्शन नंबर 32 है। 32 अपने आप याद हो गया। कारण पता है तुम्हारे को? आज तक डेप्रिसिएशन से हम फेमिलियर थे। अब मैं दूसरी चीज बोलता हूं, सेक्शन 32 के अंदर साइंटिफिक रिसर्च आते हैं। साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड कोई भी चीज हमने आज तक पढ़ी ही नहीं है। सेक्शन 32 याद रहेगा, सेक्शन 35 याद नहीं रहेगा। सेक्शन 35 के अंदर आता है जी साइंटिफिक रिसर्च। तो बात समझ में आ रही है? हमें दोस्ती करनी है अपने सब्जेक्ट के साथ में, इसको प्रेशराइज होकर के खत्म नहीं करना। मैं अथॉरिटी देता हूं आपको, आप 80 मार्क्स का करके आना, 100 का मत करके आना। 78 आने चाहिए तुम्हारे। बात समझ में आई? ऐसा पेपर करो कि जिसके अंदर क्वालिटी हो, क्वांटिटी ना। तो मैंने यहां पे नहीं लिखा कि सैलरी का सेक्शन 15 से 17, मतलब नहीं, कुछ नहीं। सेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है हमारे पास में आज की क्लास के लिए, ठीक है। बाद में होगा तो देख लेंगे। चलो अब बोल दिया था पूरा तो बोल देता हूं, 15 से 17 तक सेक्शन सैलरी के अंदर आता है, ठीक है। अब हमारे पास में है क्या? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लिखते जाओ फिर समझाता हूं। हाउस प्रॉपर्टी, जो जनाब ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ना, उनको भी नोट्स बनाने हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हाँ जी, ये हमारे ना सोर्सेज हैं, ठीक है।
ये हमारे सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम है। इस तरीके से हम इनकम अर्न करते हैं। सबसे पहला क्या है जी, इनकम फ्रॉम सैलरी। देखते ही समझ में आ गया होगा कि सर व्हाट वी आर रिसीविंग फ्रॉम आवर ऑफिस इज नोन एज इनकम फ्रॉम सैलरी, है ना, अभी लेमैन की लैंग्वेज में। अच्छा, इसके बाद में है हमारे पास में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एनी रेंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ एनी बिल्डिंग इज नोन एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एंड इफ आई एम सेलिंग इट at a profit, then it's a capital asset, then the consideration or profit shall covered under income from capital gain. Okay, now tell me one thing, if I have business of letting out of building, then the consideration shall be lie under income from house property or income from business and profession. Income from house property, not income from business and profession. क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों कहा आपने? आपने अभी तो बोला कि मेरी रेंटल इनकम आ रही है, मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने उससे रेंट रिसीव किया, तो वो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मेरा बिजनेस ही यही है कि मैं लेट आउट करता हूं बिल्डिंग्स को रेंट पे, मैं वो मोटर लाला जी हूं जिसका काम ही यही है, मकान कंस्ट्रक्ट करता है और बाद में आगे किराए पे दे देता है, तो बताइए सर ये मेरी बिजनेस इनकम है, आप इसको बिजनेस इनकम क्यों नहीं कह रहे, हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्यों कह रहे? समझाऊं इसके पीछे लॉजिक क्या है? वैसे अभी सबको डिस्कस करेंगे हम, लेकिन एक पॉइंट है तो वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूं। एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसके के अंदर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आपको एक रूम अलग से प्रोवाइड कर दिया जाता है घरों के अंदर। और जनरल लॉ क्या है कि अगर घर में मामा चाचा ताया रिश्तेदार आ जाएंगे ना, तो शफलिंग हो जाएगी रूम्स की। जनरल लॉ ये कहता है। लेकिन सबसे सुपीरियर लॉ ये है कि घर के मुखिया तुम्हारे पिताजी ने या माताजी ने एक बात बोल दी है कि सुनो, तुम पढ़ने वाले हो, तुम्हारी शफलिंग नहीं होगी, तुम इधर उधर नहीं भागोगे, और फिर तुम घर में मेहमान आने के बाद अपना कमरा ढूंढ रहे हो, तो तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा? 2 कान के नीचे लगाए जाएंगे। नालायक, तेरे को सेपरेट रूम जब इशू कर चुके हैं तो तू क्यों इधर उधर भाग रहा है? तू पढ़ने वाले बच्चे की कैटेगरी में है ना, यही कहेंगे ना वो तुम्हें। मेरी बात समझ में आई गुड़िया जो मैं बोल रहा हूं? इसी तरीके से हमने क्या बोला, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को जब हमने तुम्हें एक सेपरेट हेड अलॉट कर दिया, तो चाहे तुम एक प्रॉपर्टी से कमाओ, चाहे तुम 1000 प्रॉपर्टी से कमाओ, चाहे इसी को अपना बिजनेस बना लो, तुम्हारा रेंट रिसीव्ड कहां आएगा? हाउस प्रॉपर्टी में ही आएगा। तो सर आज हमने ना एक नई बात सीख ली, इफ आई एम हैविंग जस्ट अ यूनिट, जस्ट वन हाउस प्रॉपर्टी, then the rent received from letting out of that particular unit or building shall lie under income from house property. And if I am having lots of house properties and it's my business to let out the house properties on rent, even then the consideration shall lie under income from house property. बाहर जाके बताना सबको, मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई है, मेरी नॉलेज एनहांस हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हम पहुंचे थे कैपिटल गेन तक कि अगर मैं रेंट रिसीव करूंगा तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अंदर आ जाएगा, और अगर मैं उसको बेच दूंगा, सेल कर दूंगा और गेन होंगे तो वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर आ जाएगी, क्योंकि वी ऑल नो दैट बिल्डिंग इज अ कैपिटल एसेट। ओके सर, फाइन। Now income from business and profession. If I am selling you some goods, then it's my business income, and if I am rendering you some services, then it's my professional income. Both are covered under the head income from business and profession. Income from business and profession. Or sir, any income which is chargeable to head and not covered under above 4 heads shall covered under 5th head, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो ऊपर 4 में, जैसे कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो ये भगवान, ये कंसीडरेशन कहीं नहीं आ सकती। विनिंग फ्रॉम गेम शोज, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। और इस सर लॉटरी बोल रहे हो, लॉटरी मत बोलो सर, लॉटरी तो बैन है। नहीं, गोवा में खुली हुई है,
चलें क्या, देख के आए? तो क्या मैं कह रहा हूं तुम्हारे को, क्या मैं कह रहा हूं? विनिंग फ्रॉम गेम शोज, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, एनी अदर कैजुअल इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स और शेयर्स के ऊपर डिविडेंड, दीज ऑल आर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, इंटरेस्ट बाय वट एवर नेम कॉल्ड, वेदर इट इज फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट्स, चाहे पोस्ट ऑफिस या बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा हो हमारे डिपॉजिट्स के ऊपर, चाहे और किसी भी तरीके का है, वो कहां आता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये तो सर प्यार प्यार की बातें थी, हो गई सर प्यार प्यार में, हमें तो आज से पहले भी मालूम था, इसमें तो कुछ नया हमारा पता ही नहीं लगा हमारे को। आओ बताता हूं। सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, किसी प्राणी ने आपको ये बताया है कि सैलरी विड्रॉन बाय पार्टनर, सैलरी विड्रॉन बाय पार्टनर आपने सुना है? सुना है ना, सैलरी विड्रॉन बाय पार्टनर, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर सुना होगा। मान लीजिए आप लोगों की हम सब लोगों की एक पार्टनरशिप फॉर्म है, और पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आप लोग मेरी फॉर्म हो और मैं एज अ पार्टनर हूं। तो एक बात बताना, जब आप मुझे कंसीडरेशन देते हो तो आप मुझे नौकर समझ करके कंसीडरेशन देते हो, यानी कि मेरी पार्टनरशिप फॉर्म मेरे को नौकर समझ करके क्या नाम है सैलरी देती है। बोलो, सैलरी देते समय अगर तुम मेरे को ये बोलो ले दिवाकर तेरी सैलरी, तो मैं क्या हाल करूंगा तुम्हारा? क्या मैं अथॉरिटी है मेरी कि मैं तुम सबका मुंह तोड़ दूं? हाँ सर बिल्कुल, आप तो वायलेंट हो रहे हो। नहीं, वायलेंट नहीं हो रहा हूं, समझाने के लिए बात कह रहा हूं। सर सैलरी इनकम वो होती है जब लेने और देने वाले के बीच में ना एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होने चाहिए, और सैलरी विड्रॉन बाय पार्टनर के अंदर तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहे थे। कैसे फिर ये सैलरी के हेड में आ जाएगा? नहीं आएगा। तो सैलरी विड्रॉन बाय पार्टनर इज नॉट सैलरी। अकाउंट्स वाले सर से लड़ने में चले जाना, आपने हमें गलत पढ़ाया, अरे अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता होगा, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता। तो सैलरी विड्रॉन बाय पार्टनर इज नॉट इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सर फिर ये क्या है? बिजनेस एंड प्रोफेशन। दो कारण है इसको बिजनेस एंड प्रोफेशन समझने का। नंबर 1 तो जो हमने कोलैबोरेशन किया था पार्टनरशिप के अंदर, वो बिजनेस इनकम अर्न करने के लिए किया था। नंबर 2, अगर आप ये सैलरी विड्रॉन बाय पार्टनर ना लिखते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, तो ये क्या हमारे नेट प्रॉफिट का पार्ट नहीं बन जाती? और नेट प्रॉफिट का पार्ट पार्टनर्स इनकम ही तो है। तो सर हमारे दिव्य चक्षु खुल गए, हमारे को ज्ञान हो गया यथार्थ का कि सैलरी विड्रॉन बाय पार्टनर इज नॉट अ सैलरी। तो सर पहले ये तो बताओ कि सैलरी इनकम है क्या? दो चीजें हैं, अभी लिखवाऊंगा तुम लोगों को। दो चीजें हैं, टेस्टिंग सिस्टम है, टेस्टिंग सिस्टम है चेक करने का वेदर द कंसीडरेशन इज कवर्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी और नॉट। क्या टेस्टिंग सिस्टम है? There should be a relationship of employee and employer between recipient and payer. And number 2, क्या नाम है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। तो मैं इसको ये बोल सकता हूं, एनी कंसीडरेशन रिसीव अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर between recipient and payer is known as income from salary। और क्या इसने ये 2 पॉइंट्स डिफीट नहीं किए थे? सैलरी विड्रॉन बाय पार्टनर ने ये दोनों पॉइंट डिफीट नहीं किए थे? क्या टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था यहाँ पे? नहीं सर, पार्टनर को हम एम्प्लॉयमेंट थोड़ी दे रहे होते हैं। पार्टनर का तो मतलब होता है हम उसको अपना साझेदार पार्टनर बना रहे हैं। तो सर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट थे नहीं, और देने और लेने वाले के बीच में मास्टर और सर्वेंट की रिलेशनशिप भी नहीं थे, क्योंकि प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, वो भी मालिक मैं भी मालिक। तो दोनों प्रोविजन, दोनों जो क्या नाम है कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हो पाई, इसलिए ये कंसीडरेशन सैलरी इनकम नहीं है, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अच्छा अब बात करते हैं सर, आगे और चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बातों पे और अच्छे से समझते हैं। सर मान लीजिए हमारे पास में, मेरे पास में ना एक पियोन है, मैंने उसको बोला, मैंने कहा पियोन भाई साहब आप एक काम करो, आप ना एक पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करके आओ जिसमें कि
आप ये चेक कर सको कि भाई मतलब मैं ये चेक कर सकूं कि लोगों के पास में मैसेज पहुंचाना है आपने कि मेरा बैच इतनी तारीख से शुरू हो रहा है। मैंने अपने पियोन को क्या बोला, मैंने अपने पियोन को बोला मैंने कहा बाहर जाओ मेरे नाम के ना पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करके आओ। कहते ठीक है सर। अब बगल में एक इंस्टीट्यूट था उसने भी पकड़ लिया, कहते जा तो रहे हो मेरा भी काम कर दो, मेरे भी पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब क्या वो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? उसको डर लगेगा अपनी नौकरी खोने का, क्योंकि जो साइमल्टेनियसली साथ में अपने पैम्फलेट बंटवाना चाह रहा था वो मेरा बिजनेस राइवल था, और अगर इसने टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट मेरे पियोन ने कुछ काम किया तो मैं इसको नौकरी से निकाल दूंगा। बिजनेस एथिक्स नहीं कहते, गलत बात है। लेकिन मान लो मैंने कमीशन एजेंट पकड़ करके लाया था, चौक से ना एक लड़का पकड़ करके लेके आया था। मैंने कहा सर मेरे ना शाम तक 1000 पैम्फलेट बांट देना। बगल वाले इंस्टीट्यूट ने फिर पकड़ लिया उसको, कहता सर जा तो रहे हो मेरे भी बांट आओ। वो कहता बांट दूंगा सर, और उसने बांट भी दिए। और मैं उसके ऊपर चिल्ला रहा हूँ तमीज नहीं है तेरे को, ये बिजनेस एथिक्स है। कहते जा करके ना अपने एम्प्लॉयज के आगे बोलना आई एम नॉट योर स्लेव। वो कमीशन एजेंट था। डजंट मैटर कि वो चौक से पकड़ा हुआ लड़का था या फिर कोई प्रोफेशनल हायर किया हुआ था आपने। ही इज अ कमीशन एजेंट, और उसके साथ हमने टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं तैयार किए थे। एंड एनी कंसीडरेशन रिसीव्ड बाय वे ऑफ कमीशन shall be covered under income from business and profession. Yes, he was a professional. He was rendering us his services. बात समझ में आई? तो सर कमीशन एजेंट की कमीशन सैलरी इनकम में मत डाल देना। पक्का एम्प्लॉय होगा टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर तो ही कंसीडरेशन सैलरी के अंदर जाएगी। अब यहां पे एक पॉइंट और आता है, कहते हैं ना जैसे जैसे हम एटम्स को तोड़ते जाते हैं फर्दर और चीजें निकलती जाती हैं। सर कुछ बच्चे इसको ये समझ जाते हैं कि जो कमीशन रिसीव कर रहा है वो कमीशन एजेंट ही होता है। क्या मैंने ऐसा बोला? एक बार मैंने ये बोला कि मैं कमीशन एजेंट पकड़ करके लेके आया था। मैंने ये तो नहीं बोला ना कि हर कमीशन लेने वाला पर्सन कमीशन एजेंट ही होता है। सर ये तो आप दोगली बात कर रहे हो, आप कुछ और कहना चाह रहे हो, फिर से डिप्लोमेटिक हो रहे हो। समझाओ क्या कहना चाहते हो। कमीशन हम अपने एम्प्लॉइज को भी देते हैं। तुमने देखा होगा, मैं गया शोरूम में, ठीक है जी, मैं गया शोरूम में, एक शूज के शोरूम में। वहां पे एक जेंटलमैन मेरे पीछे पीछे लगे हुए, कहते सर ये वाला शूज खरीद लो, इसका ये प्राइस है, ये वाला आर्टिकल नया आया है। मैंने कहा यार क्या बात है, क्यों पीछे लगे हुए, अपना काम करो ना, मेरे पास आके हैं, यहाँ पे रेट लिखे हो, मैं देख लूंगा। तो उसने मुझे बड़े धीमे से एक बात कही, कहते अगर मैं आपसे बिकवा दूंगा ना चीज तो ये लोग मेरे को मेरी सैलरी के अलावा कुछ कमीशन भी देंगे, इसमें मेरा भी फायदा है और आपका भी फायदा है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा आर्टिकल नया है, कौन सा नया है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा बढ़िया है, कौन सा इन है, कौन सा आउटडेटेड हो चुका है। ये तो बात काम की करी थी। तो यहाँ पे मुझे क्या पता लगा, यहाँ पे मुझे ये पता लगा कि ना वो, मैंने कहा अच्छा इसका मतलब तुम कमीशन एजेंट हो, क्योंकि मैं ये सोचता था कमीशन लेने वाला पर्सन क्या हो सकता है, सिर्फ कमीशन एजेंट ही हो सकता है। कहता है नहीं मैं कमीशन एजेंट नहीं हूं, मुझे कमीशन भी मिल रहा है। यानी कि अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट इज स्पेसिफाइड दैट आई एम एलिजिबल टू क्लेम कमीशन एट द रेट सो एंड सो परसेंटेज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आई भी कि सर कमीशन एजेंट को सिर्फ कमीशन मिल रहा है, कहां आएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर आएगा, और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर कमीशन मिल रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आएगा। अच्छा ओके सर। अब हमारे पास में ये थे, हमारे पास में सैलरी की, हमारी सैलरी इनकम क्या होती है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया लास्ट, कि कमीशन एजेंट को कमीशन भी मिल सकता है। सर हम इस चीज के ऊपर क्यों जोर लगा रहे हैं कि किस हेड में जानी चाहिए कोई कंसीडरेशन? सीधी सी बात है ना, सारी कंसीडरेशंस के ऊपर टैक्स लगना है तो आप मर्ज करो, चाहे कोई भी किसी में भी डाल दो और टैक्स पे कर दो। आप तो हमें सिर्फ टैक्स कंप्यूट करना सिखा दीजिए। अच्छा,
तो कोई सी भी कंसीडरेशन किसी भी हेड में अगर हम डाल दें तो हमारा क्या हाल हो सकता है, आइए समझाते हैं। आपके घर में ये कैसे अलमीरा होती है, सबसे ऊपर हमारे पास में कोई एक कंपार्टमेंट होता है, उसके बाद में वार्डरोब्स होता है हमारा, उसके बाद में एक ये ज्वेलरी बॉक्स होती है, और सबसे नीचे क्या होता है, ये शूकेस होते हैं, और इसके साइड में कुछ और चीजें रखने के लिए, रुमाल वगैरह, हैंकी वगैरह रखने के लिए, अंडरगारमेंट्स रखने के लिए भी यहाँ पे जगह होती है ना। एक काम करना, आज घर जाकर के ये शूकेस में से शूज निकाल करके ना मम्मी के लॉकर में रख देना। अलमारी तो अलमारी है, कुछ भी कहीं भी रख दो, क्या करने वाली है मम्मी उसके साथ में, उसके बाद तुम्हारे साथ। समझ में आ गया? वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और तुम्हारा पेपर तुम्हारे साथ करेगा अगर कंसीडरेशन किसी और हेड की हुई और डाल दी कहीं और। समझ में आई? तो मैं क्यों जोर लगा रहा हूं इतनी देर से, ये बात समझ में आती है ना? आती है कि नहीं आती है? दिखाओ, बोल करके दिखाओ। गूंगे हो तुम लोग, बोलते क्यों नहीं हो? क्या मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है ना? दो ही केस हो सकते हैं सर, हम बोलना नहीं चाहते, आपसे नाराज हैं, या फिर आपकी बातें ही समझ नहीं आ रही है। देखो बेटा, मैं कोई टॉर्चर नहीं करने आया यार तुम्हारे को। अच्छा, तो ये हमने सीख लिया इनकम फ्रॉम सैलरी। जरा लिख ले, इतनी बातों को घर जाते जाते भूल गए तो आ जाओ लिख लेते हैं। लिखेंगे बेटा, इनकम फ्रॉम सैलरी, एनी कंसीडरेशन रिसीव्ड। अच्छा, एक मिनट हो जाती है, अब लिखो, अब बोलो। एनी कंसीडरेशन रिसीव्ड, एनी कंसीडरेशन रिसीव्ड under the terms of employment, under the terms of employment and under the relationship of employee and employer, between recipient and payer, between recipient and payer, between recipient and payer shall be treated as income from salary. It may be in cash or in kind. It may be in cash or in kind. It may be in cash or in kind. सर ये क्या लिखवा दिया आपने? कैश और काइंड का क्या मतलब हुआ? देखो, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। मान लो तुम मेरे एम्प्लॉई हो और गारमेंट शॉप है मेरी, और मैंने तुमसे ये बोला, मैंने कहा मैं ना हर महीने तुम्हें 50,000 रुपीज तो बाय वे ऑफ कैश दूंगा और 10,000 की आप मेरी शॉप से गारमेंट परचेज कर सकते हो। तो क्या लगता है मैं तुमसे कितने का काम करवाने वाला हूं? 50,000 का या 60,000 का? है ना? फ्री में तो कुछ नहीं दे रहा ना। तो जिसको तुम देखते हो ना, कैब फैसिलिटी, लंच फैसिलिटी और पता नहीं कौन कौन सी फैसिलिटीज, कार फैसिलिटीज, ये फ्री में नहीं होती, ये आपकी सैलरी के हेड में आती है। बहुत सर, हमें तो पता ही नहीं था, ये हमारा पार्ट ऑफ सैलरी होता है। सो सैलरी में बी इन कैश और इन काइंड। ठीक है जी। लीव ट्रेवल कंसेशन, छुट्टियों पे परिवार के साथ में आप जा रहे हो, उसके लिए मेडिकल फैसिलिटी अगर कोई दी जाती है, उसके लिए जो भी चीजें हैं, सब चीजें हमारे पास में अंडर द हेड सैलरी आता है। वट एवर आई एम रिसीविंग फ्रॉम माई एम्प्लॉयर, वेदर इट इज इन कैश और इन काइंड, shall be considered as income from salary। ठीक है। इसके जो नाम होते हैं हम आगे जाकर के सुनेंगे, अलाउंसेस कहते हैं और परक्यूजिट्स कहते हैं। अच्छा,
खैर कोई बात नहीं। अच्छा, इस एग्जाम्पल को भी लिख लो अपने पास में, जो हमने भी लिखा था। लिखो, कमीशन रिसीव्ड बाय कमीशन एजेंट, कमीशन रिसीव्ड बाय कमीशन एजेंट is income from business and profession. Commission received by commission agent, income from business and profession. Or commission received by employee, commission received by employee, income from salary. ठीक है जी, बिकॉज इट इज अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज इट इज अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, लिखा आपने। और लिख लो, सैलरी विड्रॉन बाय पार्टनर, सैलरी विड्रॉन बाय पार्टनर shall be covered under the head business and profession, shall be covered under the head income from business and profession as there is principal to principal relationship, as there is principal to principal relationship between पेयर एंड रेसिपिएंट। क्या लिखा आपने? बिजनेस एंड प्रोफेशन लिखा ना? प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप बिटवीन रेसिपिएंट एंड पेयर। बिजनेस एंड प्रोफेशन लिखा ना आपने? अच्छा, चलिए ठीक है सर। ये फर्स्ट हेड तो किसी को समझ में ना आया हो तो बताओ, समझ में आ गया सबको कि सर व्हाट इज अवर इनकम फ्रॉम सैलरी? ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। आप लोगों को एक बात बताऊं मैं, ये हम आज की क्लास में याद नहीं रखेंगे, ये हमारे 5 मेन चैप्टर्स हैं, इनके बिना इनकम टैक्स नहीं हो सकता। और ये एक हमारा ऐसा चैप्टर है जिसके बिना हमारा जीवन ही नहीं जिया जा सकता, क्योंकि ऑडिट हम सैलरी क्लास पर्सन के थोड़ी करेंगे, बिजनेस क्लास पर्सन के करेंगे। तो इसके ऊपर तो सबसे ज्यादा जोर लगने वाला है पूरे कोर्स के अंदर। और ये क्वेश्चन डैम श्योर, इस चैप्टर से क्वेश्चन डैम श्योर आता ही आता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका टैक्सेशन का पेपर हो और बिजनेस एंड प्रोफेशन से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, अच्छा जी, लिखिएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, द लड्डू चैप्टर, द मोस्ट लड्डू चैप्टर इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और ये आपका 40 मिनट में रिवाइज हो जाने वाला है जिस दिन आप पेपर देने जा रहे होंगे। इतना लड्डू है। देखो जी, तो हम क्या कह रहे थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, इसमें पहले लिखिए एनी रेंट रिसीव, एनी रेंट रिसीव, एनी रेंट रिसीव from letting out of any building, any rent received from letting out of any building for residential or commercial purpose, for residential or commercial purpose, shall be treated as income from house property. It includes rent received from vacant land adjacent to building, adjacent to building, and rent received from letting out of
roof right, from letting out of roof right. रूफ के बाद तो रूफ राइट, राइट हाँ राइट, रूफ राइट, ठीक है जी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर, ये मेरी बिल्डिंग है, थोड़ी टेढ़ी सी है, ये मेरी बिल्डिंग है, मैं इससे रेंट रिसीव करता हूं। सर कितना रेंट? 20,000 पर मंथ। ये मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। अब इसमें रहने वाला पर्सन चाहे इसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करे या कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करे। अच्छा, फिर ये पार्किंग लॉट था एक, यहां पे मेरे टेनेंट ने गाड़ी खड़ी कर दी। मैंने कहा ये गाड़ी किसकी है, गाड़ी हटाओ। वो कहता है सर गाड़ी मेरी है और मेरी ये बिल्डिंग पे मैंने रेंट पे ली हुई है, तो मैं गाड़ी भी खड़ी करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर इसका रेंट लगेगा। वो कहता है ले लो सर, कोई बात नहीं, लालची तो आप हो, मुझे मालूम है। तो उसने पर मंथ 5,000 रुपए मेरे को एडजेसेंट लैंड के लिए पे किया। अब थोड़े दिनों बाद मेरे पास में ये वो लोग आ गए। वो कौन होते? आइडिया वाले। ये टावर गलत बन गया, टाटा स्काई का बन गया। तो खैर मेरे को यही बनाना आता है, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। तो क्या मैं कह रहा था, मेरे पास में ना आइडिया कंपनी वाले आते हैं, कहते हैं सर अपना ना रूफ राइट दे दो मेरे को। मैंने कहा ले लो, लेकिन पैसे लगेंगे। कहते कितना रेंट लोगे? मैंने कहा 30,000 पर मंथ। तो ये जो टोटल इनकम मैं रिसीव कर रहा हूं ना, 30 प्लस 20 प्लस 5, 55,000 पर मंथ इज माय रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर हम तो आज तक समझते थे कि बिल्डिंग के अंदर रहने से ही केवल रेंट पे किया जाता है। आप तो पार्किंग से भी रेंट रिसीव कर रहे हैं और रूफ राइट से भी कर रहे हैं। हाँ जी, सारे के सारे कहां कवर्ड है? सारे के सारे कहां कवर्ड है? ये कौन से हेड में? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास में? 55,000 रुपीज का रेंट। ये 55,000 रुपीज का रेंट क्या है? मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके सर। अब अगर मान लो कोई वेकेंट लैंड हो और वहां पे कार पार्किंग के लिए कुछ रेंट दिया जा रहा है, तो क्या उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लूंगा? नो सर, देयर शुड बी अ बिल्डिंग। मैंने क्या बोला था? वेकेंट लैंड एडजेसेंट टू बिल्डिंग। अब क्या बोल रहा हूं? वेकेंट लैंड। डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? यहां पे बिल्डिंग नहीं है, तो ये हमारे पास वेकेंट लैंड से अगर कोई रेंट रिसीव हो रहा है तो वो कहां चला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हर चीज बिजनेस में थोड़ी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और हमारा भगवान कौन है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है जी। तो हम क्या कह रहे हैं? ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज IFOS में आ जाए। ओके, अच्छा, अब ये बात समझ में आ गई। अब मेरे को एक जवाब देना। मुंबई में मेरे पास है ना हट है, 500 हट्स, और मैं उनको लेट आउट करता हूं। हट समझते हो ना? हट नहीं समझता? झोपड़ी। अरे भाई जो तूने बनाया था जिसमें ऊपर सूरज निकलता था, नीचे से नदी बहती थी, शुरुआत में याद है? हाँ, वो वाली पेंटिंग याद नहीं होती किसी को? मास्टरपीस जिसको कहते हैं। तो सर हट होती ना झोपड़ी, तो उसको मैंने लेट आउट किया, और बहुत सारी थी, ध्यान से सुनना, बहुत सारी थी। तो ये बताओ ये मेरी किस हेड में आएगी? इससे अगर मैं रेंट रिसीव करता हूं किस हेड में आएगा? हाउस प्रॉपर्टी में। अभी अभी मैंने बताया था कि सर चाहे आपका बिजनेस भी हो, बहुत सारी भी हो, तब भी, है ना? बात समझ में आई? सबका मानना ये है या किसी को मेरी बात में समझ नहीं आया? हाँ सर। बिल्डिंग थोड़ी है। आई शाबाश, ये बंदा खा पी करके आया हुआ घर से। कि थोड़ा बहुत पढ़ करके आया हुआ है। इसने मेरा वही पॉइंट पकड़ लिया जो मैंने अभी गलत बोलना था। देखो मेरी बात सुनो, मैं बताता हूं, अच्छी बात है।
देखो बेटा, मैंने अभी अभी आपको बोला कि एक हाउस प्रॉपर्टी से, एक बिल्डिंग से रेंट रिसीव होगा तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, और अगर बहुत सारी बिल्डिंग होगी और इसी चीज का बिजनेस होगा तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी में ही आएगा। अब आपने एक चीज के ऊपर कंसंट्रेट नहीं किया, मैंने बोला था एनी बिल्डिंग, लेटिंग आउट ऑफ एनी बिल्डिंग एंड हट इज अ स्ट्रक्चर नॉट बिल्डिंग। और सर आप ऐसे करोगे हमारे साथ, आप तो खेल रहे हो, शब्दों के जाल में उलझा रहे हो आप हमें। यही तो लॉ है, यही तो रूल है जिसको तुम थियरी कहते हो ना, मत बोलना उसको आज के बाद में किसी भी जूनियर के आगे, उसको हम लॉ कहते हैं। सम्मान दिया करो उसको, क्योंकि लॉ के ऊपर ही बेस्ड हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो सर उन्होंने बिल्कुल सही कहा, कहते हैं सर ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग नहीं है हट, ये एक स्ट्रक्चर है, और अगर एनी रेंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ एनी हट और हट्स इट शैल कवर्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बात समझ में आई? ओके जी, क्योंकि स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है। हाँ सर इसको डिफाइन कैसे करोगे आप? हाँ, हट को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बिल्डिंग को डिफाइन करने की जरूरत है। सर फिर भी हट की कोई डेफिनेशन होगी? सर हट एक स्ट्रक्चर है, हम हट को क्यों डिफाइन करें? हट को डिफाइन नहीं करना, हमने बिल्डिंग को डिफाइन करना है। अदर देन बिल्डिंग ऑल आर स्ट्रक्चर्स, और हट जो है वन ऑफ द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमें स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं करना, हमें एक्सेप्शन को नहीं लेके चलना, मेन रूल को लेके चलना है। तो आप मुझसे बिल्डिंग की डेफिनेशन पूछो सर, ऑल्दो इट इज नॉट इन द कोर्स, बट बिल्डिंग की डेफिनेशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 walls adjoining with a roof on a surface area made of concrete and bricks। हट में ये खूबियां नहीं होती ना। सर व्हाट इफ 4 वॉल्स है वो उसको कंक्रीट की, किसकी? कंक्रीट की 4 वॉल्स है, और वो एडजॉइन होंगी कंक्रीट की उससे, तो फिर तो बिल्डिंग होगी, फिर हट कहां रही वो बाबू? सर तो ये इनकम टैक्स में ये टैक्स दिया हुआ है? नहीं, इनकम टैक्स में नहीं दिया हुआ। आपकी हेल्प के लिए मैंने बिल्डिंग की डेफिनेशन कहीं से बताई है आपको। हाँ, तो बिल्डिंग, वो उसने तो ये समझा हुआ है इनकम टैक्स ने कि आपको मालूम है कि बिल्डिंग और स्ट्रक्चर के अंदर क्या डिफरेंस है। अब आप एक बात बताओ ना, ये मेट्रो का काम चल रहा होता है, आपने वो देखे बड़े बड़े कैंटर से पड़े हुए होते हैं, उसको आप बिल्डिंग कहेंगे? मन गवाही देगा आपका, सर ये बिल्डिंग है। हट को आप बिल्डिंग कहेंगे? नहीं सर, स्ट्रक्चर है ये सारे। बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा अब लिख लें इन चीजों को, जो बातें हमने बोली। किसी ने कुछ पूछना है क्या? चलो आओ लिखते हैं फिर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एनी रेंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ एनी बिल्डिंग। लिख लिया? चाहे तो हाँ, ये तो लिख लिया था हमने। हाँ, एग्जांपल उसके अंदर वो लिख लो अपना, रेंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ हट्स, रेंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ हट्स shall be covered under income from other sources। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है जी। और बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी आ सकता है कभी कभी, लेकिन नहीं, अभी नहीं बोल रहा मैं, जब चैप्टर करेंगे तब देख लेंगे। अच्छा, और लिखो साथ में कि रेंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ वेकेंट लैंड, रेंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ एनी वेकेंट लैंड shall covered under income from other sources। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखिएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन क्या होता है? टू कंक्लूड एनी कंसीडरेशन, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, टू कंक्लूड एनी कंसीडरेशन अंडर द हेड
income from capital gain, there should be fulfillment of two conditions. Number one, there should be a capital asset. There should be a capital asset, and that capital asset should be transferred. Number two, that capital asset should be transferred. सर ये तो मालूम था हमारे को. That capital asset should be transferred. Here transfer means change of owner, right of ownership. Here transfer means change of ownership. ठीक है. अब सुनो जी बात कि मैं क्या कह रहा हूं. आप कैपिटल एसेट को जानते हैं. आप कैपिटल एसेट को जानते हैं. मैंने क्या बोला, आसान है ना ये. देयर शुड बी ए कैपिटल एसेट एंड दैट कैपिटल एसेट शुड बी ट्रांसफर. तो क्या आप कैपिटल एसेट को जानते हैं? आपने पढ़ा हुआ कैपिटल एसेट क्या होता है? बोलो ना सर. अब तो हाँ कहने में भी डर लगने लगा है. हम यहां से हाँ कहेंगे, आप वहां से कुछ और बोल दोगे. नहीं, ऐसा नहीं. जो आपने पढ़ा हुआ बिल्कुल सही पढ़ा हुआ. कैपिटल एसेट वही होते हैं. मैं थोड़ा सा उसको बढ़ाऊंगा. जैसे कि मैं क्या बोलूंगा कि राइट रेनाउंस इज अ कैपिटल एसेट. सर ये क्या होता है राइट रेनाउंस? राइट शेयर सुने हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलते हैं, तो उसका ना राइट होता है कि वो चाहे तो किसी और को भी आगे ट्रांसफर कर सकता है. दैट इज नोन एज राइट रेनाउंस. इट्स अ कैपिटल एसेट. ये दिखाई नहीं देता, लेकिन इफ वी आर रिसीविंग सम कंसीडरेशन और इंटर लेवल के अंदर अपने पास में चैप्टर है राइट इशू, बोनस इशू के साथ में राइट इशू, और साथ में अकाउंट्स के अंदर एक और है इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग. इन दोनों चैप्टर के अंदर आप राइट इशू को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपने अकाउंट्स वाले सर से. अच्छा खैर, वो मेरा मैटर नहीं है. वो तो मैंने क्या कहा, आपने जो कैपिटल एसेट पढ़े उनके आगे भी कैपिटल एसेट होते हैं. और सर चेंज ऑफ ओनरशिप के अंदर आप क्या समझ रहे हैं कि मैंने आपको कोई चीज दी या सर्विसेज दी और आपने मुझे कैश या काइंड दे दिया, तो दैट इज नोन एज कंसीडरेशन? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं. कंपेंसेशन इज आल्सो ए कंसीडरेशन. कंपेंसेशन बाय whom? Compensation not by anyone. Compensation by Government of India due to compulsory acquisition. देखो मैं समझाता हूं. मान लो मेट्रो के बीच में मेरा फ्लैट आ गया. मेट्रो का प्रोजेक्ट पास हुआ था और सामने बीच में क्या आ गया, फ्लैट आ गया. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे को हाथ पैर जोड़ेगी कि हाँ भाई साहब हट जाओ ना, हट जाओ ना. ऐसा नहीं करेगी. वो क्या करेगी, मेरे बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करेगी और मेरे मकान को तोड़ देगी. ये कंपेंसेशन उन्होंने मेरे को जो पे किया है, अगर ये मेरे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट यानी कि जो मेरे हाउस प्रॉपर्टी है उससे ज्यादा है, तो मेरे ऊपर कैपिटल गेन की इनकम के अंदर आकर के टैक्स लग जाएगा. यानी कि कंपेंसेशन मिला था मुझे, मैंने अपने राइट ट्रांसफर नहीं किए थे, उनको बेचा नहीं था, उन्होंने छीन लिया था. लेकिन ऐसा सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कर सकती है, नॉट बाय जग्गू दादा. अगर कोई बदमाश हो आकर ये कंसीडरेशन हमें दे और हमारा मकान छीन ले, तो वो कैपिटल गेन के अंदर नहीं आता. कंपल्सरी एक्विजिशन सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इस चैप्टर के अंदर और भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आते हैं कि सर हमारे, सबसे पहले हमें पढ़ना क्या होगा कि सर हमारे पास कैपिटल एसेट क्या है, और ट्रांसफर की डेफिनेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं. ठीक है जी. तो अगर ये दो कंडीशन पूरी हो जाती हैं कि कैपिटल एसेट क्या क्या होते हैं और हमारे पास में ट्रांसफर की डेफिनेशन के अंदर क्या क्या आता है, अगर ये दोनों चीजें हमें पता लग जाती हैं और वो दोनों चीजें वहां पे हैं, तो वो क्या हो जाता है, कंसीडरेशन क्या हो जाता है सर,
कैपिटल गेन की इनकम हो जाती है। ये बात समझ में आई? अगर हम किसी कैपिटल, हमारे पास कोई कैपिटल एसेट हो, उसको हम बेच दें, अब ये मेरा कैपिटल एसेट है क्या? नहीं सर, नहीं, ये तो है क्या? ये डिजिटल पेन, ये कई साल चलता है। चलो मान लो कोई ये नॉर्मल पेन है मेरा, ये मेरा कैपिटल एसेट है क्या? नहीं सर, ये कैपिटल एसेट नहीं। इसको बेच दूं तो बेचने की डेफिनेशन में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप तो आ गया, लेकिन ये कैपिटल एसेट नहीं है, कंसीडरेशन कैपिटल गेन में आएगी? नहीं। लेकिन अगर मैं 1 मिनट के लिए इसको तुम्हें बाय वे ऑफ गिफ्ट दे दूं इस वाले पेन को, तो ये कैपिटल गेन के हेड में आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों सर? क्योंकि मैंने आपसे कंसीडरेशन तो लिया ही नहीं। इसका मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप तो कर दिया, सामने से कैपिटल एसेट नहीं है, या फिर कैपिटल एसेट है और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं है, दोनों ही चीजों में से कोई एक चीज नहीं है, तो क्या होगा सर? वो कंसीडरेशन कैपिटल गेन में नहीं आएगा। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। लिखना है इसके बारे में, कैपिटल गेन के बारे में लिख लिया था ना? अच्छा जी, अगला लिखना इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एनी इनकम received by way of selling of goods, or rendering of services shall be treated as income from business and profession। तो अगर मैं कुछ चीजें बेच रहा हूं तो मैं एक बिजनेसमैन हूं, और अगर मैं सर्विसेज दे रहा हूं तो मैं क्या हूं? मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, प्रोफेशनल हूं। अच्छा, एक बात बताना, यहां पे मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूं और मैंने अपनी बुक्स दे दी तुम्हारे को, जीएसटी की, इनकम टैक्स की बुक्स दे दी मैंने तुम्हारे को, तो वो बुक्स गुड्स हैं, तो अब बताओ मैं क्या हूं? प्रोफेशनल हूं या फिर बिजनेसमैन? प्रोफेशनल क्यों बोल रहे हो? आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। हमारी ना आत्मा गवाही नहीं दे रही सर कि हम ना बुक्स को गुड्स कह दें, क्योंकि हम ना यहाँ पे अगर आपके पास आए हुए हैं तो आपसे पढ़ने के लिए, आपके टीचिंग प्रोफेशन की वजह से आए हुए हैं, और उस टीचिंग प्रोफेशन में अगर आप साथ में हेल्प करने के लिए कोई चीज दे देते हैं ना, तो इट इज नॉट गुड्स, इट इज सर्विसेज। क्योंकि अगर हमें बुक्स ही खरीदनी होती तो हम बुक सेलर के पास जाते। हम आपके वे ऑफ टीचिंग की वजह से यहाँ पे, लेकिन उसकी साथ में अगर आपने कुछ नोट्स, कुछ बुक्स प्रोवाइड कर दी है, तो वी आर पेइंग ओवर हियर फॉर योर सर्विसेज, आप ये कहते हैं मुझसे, है ना? तो ये प्रोफेशनल। ऐसे ही डॉक्टर के साथ में भी होता है। डॉक्टर अगर अपने साथ में दवाई दे दे, आपको मेडिसिन दे दे आपके इलाज करने के साथ साथ, तो कंसल्टेंसी चाहे लिख भी दी जाए इनवॉइसेस के अंदर, अगर मैं एक डॉक्टर हूं और आपसे ऐसा बिल बना करके दे देता हूं आपको कि मेरी कंसल्टेंसी 1 रुपया और मेडिसिन 999, तो भी बताओ क्या एक डॉक्टर केमिस्ट बन जाएगा? आप इस 1 रुपए के, यानी कि इस 1 रुपए का डोमिनेटिंग नेचर है ओवर 999। Isn't it? Yes, it is। सर, हम डॉक्टर के पास 1 रुपए की ही वजह से गए थे, ये 999 उसने ले लिया तो कोई बात नहीं, बट दैट डजंट मीन कि उसने हमें गुड्स सेल कर दी है, उसने हमें कंसल्टेंसी दी है और साथ में मेडिसिन भी दे दी है। तो इस 1 रुपए का डोमिनेटिंग नेचर था, इस 1 रुपए का भी डोमिनेटिंग नेचर था, जो कि 999 को अपने साथ खींच करके ले गया। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है ना? अच्छा, ऐसे डोमिनेटिंग नेचर तुमने अकाउंट्स के अंदर देखा होगा, वेजेस एंड सैलरी एंड सैलरी एंड वेजेस, तो डिपेंड करता था कौन आगे होता था, उसका डोमिनेटिंग नेचर मानते थे हम, है ना? हाँ तो बोलो नालायको। हाँ बोल बेटा। सर, आप चीज में पढ़ा लो, लेकिन आप अपनी बुक्स जो है मार्केट में भी सेल करते हो। हाँ, अब ये तो कुछ अलग पूछा ना आपने, मैं बताता हूँ। ये कहते हैं सर, आप ना पब्लिशर के थ्रू किसी बुक्स को बुक स्टॉल पे बिकवाते हो, तो वहां पे मैं अपनी सर्विसेज नहीं दे रहा ना। अब जो पर्सन है, वो जो बेच रहा है, वो गुड्स का सप्लायर है,
तो वो हम गुड्स के अंदर ले लेंगे। बट सर आप यहाँ पे भी पढ़ा रहे हो और यहाँ पे आपने ऑप्शन रखा है कि तुम्हें पढ़ना है तो मेरी बुक्स खरीद लो, हाँ। से और से ही पढ़ सकते हो। हाँ। तो अगर आपकी बुक्स खरीदें तो आप क्या होगा, तो आपकी बिजनेस तो मेरी बुक कहाँ से खरीदोगे? फिर भी तो डोमिनेटिंग नेचर ही आया ना। आपसे ही खरीदेंगे और बस कि आप पब्लिशर हाँ, मेरे से मैं अगर मैं पब्लिशर भी होऊंगा इवन देन मैं यहाँ पे एज अ टीचर बहुत सी बारी ऐसा होता है, बहुत से डॉक्टर्स या सर्जन होते हैं ना, उन्होंने अपनी बुक्स भी लिखी हुई होती है और वो अपनी बुक्स भी देते हैं, बट दैट डजंट मीन वो बुक भी आप डोमिनेटिंग नेचर की वजह से ही पढ़ रहे हो। किस चीज का? सर्विस का डोमिनेटिंग नेचर। बुक्स तो बहुत सी है मार्केट में, ठीक है। तो चाहे मैं, और एक और बात बता दूं आप लोगों को, रॉयल्टी जो है ना वो भी अपने आप में, अगर मैं किसी पब्लिशर को अपने पब्लिशिंग राइट दे देता हूं तो वो मेरे को रॉयल्टी देता है, वो भी मेरी सर्विसेज के अंदर ही आती है, ठीक है। अच्छा, प्रोफेशनल तो हमेशा सर, हमेशा कोई भी प्रोफेशनल हो, और प्रोफेशनल सिर्फ एक बात नहीं होती कि प्रोफेशनल पढ़े लिखे लोगों को ही कहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये वो। आपका कॉबलर, आपका टेलर, आपका बार्बर, ये भी प्रोफेशनल्स होते हैं। हाँ, फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक स्पेसिफिक प्रोफेशनल होते हैं और एक जनरल प्रोफेशनल होते हैं। स्पेसिफिक प्रोफेशनल वो होते हैं जो एक मेंबरशिप के अंदर या फिर एक लाइसेंस के अंदर काम करते हैं, जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अंदर काम करने वाला एक पर्सन जिसको कि हम डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं, और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICAI ने मेरे को एक मेंबरशिप नंबर दे रखा है। तो बात समझ में आती है ना कि हु आर प्रोफेशनल्स एंड हु आर सेलर्स, ठीक है। ओके, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखना, द इनकम विच इज not covered under above four heads, the income which is not covered under above four heads but chargeable to tax, but chargeable to tax, but chargeable to tax shall covered under the head, shall covered under the head income from other sources, shall covered under the head income from other sources। बात समझ में आई? दो कंडीशन है, ऊपर 4 में नहीं आनी चाहिए, तो रेंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग क्या अदर सोर्स में आ सकता है? नहीं सर, नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो तो ऊपर सेकंड वाले हेड में आ रहा है। सर डिविडेंड इनकम, हाँ सर, डिविडेंड इनकम ऊपर 4 हेड में नहीं आई है और इसके ऊपर टैक्स भी लगना चाहिए, ये चार्जेबल टू टैक्स है, तो सर ये 5th हेड में आ जाएगी। एग्रीकल्चर इनकम ऊपर 4 हेड में नहीं आई है लेकिन चार्जेबल टू टैक्स भी नहीं है क्योंकि अथॉरिटी नहीं है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, तो क्या करें? तो सर 5th हेड में डाल दें एग्रीकल्चर इनकम को? नहीं डाल सकते। बात समझ में आई? समझ में आई मेरी बात? ठीक है सर। तो ये जो हमारे पास में 5 हेड्स होते हैं, अब एक बात और सुन लो, तुम्हें ये लग रहा होगा कि क्या नाम है, हम इनकम टैक्स पढ़ने आए हैं और टैक्स तो हमने पढ़ा ही नहीं, टैक्स इज जस्ट अ स्लैब रेट और स्पेशल रेट। टैक्स कंप्यूट करना कोई बड़ी बात नहीं है, टैक्स कंप्यूट करना कोई बड़ी बात नहीं है, इनकम कंप्यूट करना बहुत बड़ी बात है। यानी कि आने वाले दिनों के अंदर कौन कौन सी सिचुएशन के अंदर हाउस प्रॉपर्टी से रेंट रिसीव होता है, क्या क्या चीजें, क्या क्या पर्टिकुलर्स हमारे सैलरी के हेड में जुड़ते हैं, ये कंप्यूट करना है हमारे को। टैक्स तो बाद में कंप्यूट हो ही जाता है और जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सिखा ही दूंगा। अब यहां पे देखो, इधर इसको हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, ये सर आपने ग्रॉस क्यों लिख दिया? क्या इसके अंदर से कुछ एडजस्ट करने वाले हो? हाँ जी, तो मैं यहां से एडजस्ट करने वाला हूं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U माइनस कर देंगे। अरे सॉरी यार, फिर से सेक्शन लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं यार, गलती हो जाती है इंसान से। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कोई सेक्शन वगैरह की बात ना करूं। अच्छा सुनो, चलो लिख ही दिया है तो कोई बात नहीं, अब काटेंगे नहीं। तो ये माइनस करने के बाद में आ जाता है नेट टैक्सेबल इनकम। देखो मैं समझाता हूं ये होता क्या। डिडक्शंस क्या होती है, सुनो और समझो। लेट्स से
मैं ये कहता हूं एज अ पर्सन, मैंने आपको एक बात बोली, मैंने कहा सुनो मेरी शॉप पे आना, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? हाँ जी मैडम, क्या नाम है आपका? माल्या। माल्या। मान्या। मान्या, अच्छा मैं माल्या सुन करके डर गया था, फिर तो मैं इससे फीस आज ही ले लेता। अच्छा सुनो मान्या, सुनो, मैंने ना तुम्हारे को एक बात बोला, मैंने एक बात बोली तुमको, मैंने कहा मान्या मेरा एक स्टोर है, मेरा एक क्या नाम है, गारमेंट स्टोर है, यहां पे आना, सुनो ना ध्यान से, अरे छोड़ दो इसको, ये सब लिखा हुआ है, इसको उतार के ले जाना, अभी लिखने का कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो। तो ना मैंने मान्या को बोला, मैंने कहा मान्या मेरे स्टोर पे आना, गारमेंट स्टोर पे आना और 50,000 की शॉपिंग करना और 15th से पहले आना, डेट 15 से पहले आना और 50,000 की शॉपिंग करना, तो मैं तुम्हें 20% का डिस्काउंट दूंगा। अब मैडम आ गई 13th को, और 13th को आकर के इन्होंने 20,000 की शॉपिंग की और जाते समय मुझसे लड़ रही हैं, कह रही है 20% डिस्काउंट तो आपने दिया नहीं। मैंने कहा मैडम कैसी बात कर रहे हो, दो कंडीशन आपको बताई थी, आपने एक ही कंडीशन पूरी की है। कह रही अच्छा अच्छा ठीक है, आप तो ऐसे ही कहते रहते हो। फिर चली, फिर एक दिन ना 26 को आई, 26 को हमारे पास में शॉप में आई और आ करके ना 80,000 की शॉपिंग कर ली और फिर डिस्काउंट के लिए लड़ाई कर रही है मुझसे। मैंने कहा मैडम आपको दोनों शर्तें पूरी करनी चाहिए थी, मैंने क्या कहा था 15 से पहले आना, आप फिर झगड़ा करके चलेंगे, करिए आप तो ऐसे ही कहते रहते हो, आपको डिस्काउंट कुछ देना नहीं है, पहले मैंने 30 की 20 की थी तब भी डिस्काउंट नहीं दिया, आज मैं 80 की कर रही हूं तब भी डिस्काउंट नहीं दिया। मैडम तो डेट्स को कंसीडर ही नहीं करती, मेरी गलती है मैडम इसमें? नहीं, क्योंकि मैंने दो कंडीशन बोली थी, आना 15 से पहले, 50 से ऊपर की शॉपिंग करना, तब 20% डिस्काउंट मिलेगा। मैडम रूल वॉयलेट कर रही। तो सर सुनो अब ध्यान से, डिडक्शंस क्या है? तो डिस्काउंट मिलने के लिए ये दोनों कंडीशन का पूरा होना जरूरी था। ठीक ऐसे इनकम टैक्स के ना डिस्काउंट होते हैं जिसको कि हम एग्जम्पशन, रिबेट, रिलीफ्स, डिडक्शंस ये सब कहते हैं। तो एक डिस्काउंट है जिसको कि हम कह रहे हैं क्या, जैसे डिस्काउंट होता है ऐसे डिडक्शंस होती हैं। डिडक्शन नंबर 80C क्या कहती है? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। डिडक्शन नंबर 80C कहती है कि आप अगर एक इंडिविजुअल हैं, कौन है? कंपनी एसएससी? इंडिविजुअल। आप कौन है? इंडिविजुअल। ठीक है जी। आप पार्टनरशिप फॉर्म है, मैंने ऐसा बोला नहीं, तो क्या ये उनके लिए है? नहीं, उनको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, उनको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो हम क्या कहते हैं, हमने बोला अगर आप इंडिविजुअल हैं और अपने प्रोविडेंट फंड के अंदर 1,50,000 रुपीज तक कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं तो आपको डिडक्शन क्लेम करने का अधिकार है 80C के अंदर। अब सोचिए, मैंने कमाया 15 लाख रुपीस ग्रॉस टोटल इनकम इन 5 हेड से, और मैंने यहां पे 50,000 रुपीस प्रोविडेंट फंड में डाल दिया, तो वो डिडक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो मैं इंडिविजुअल हूं और दूसरा ये अमाउंट 1,50,000 से कम है। तो यहां पे टैक्स कितने में लग जाएगा? 14,50,000। बात समझ में आई? अच्छा केस 2, मैंने 15 लाख कमाए और 5 लाख रुपीस डिडक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैंने प्रोविडेंट फंड में डाल दिया। हमने कहा जी हमारी अपर कैप है 1,50,000 की, यू हैव टू पे टैक्स ऑन 13,50,000। यानी कि एक बात जान गए, 80C ये कहती है कि एक अपर कैप है, आपने जितना डालना है डालो, लेकिन 1.5 लाख से ऊपर डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर आप इंडिविजुअल हैं तो। बात समझ में आई मेरी? तो सर 13,50,000 से ऊपर हम डिडक्शन 13,50,000 ही है ना, हाँ इतना ही से ऊपर हमारे को यानी कि 1,50,000 की डिडक्शन मिल सकती है। ऐसे ही 80C से 80U तक बहुत सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं अलग अलग सेक्शंस के अंदर, जहां जहां पे जो पर्सन इसको पूरा कर देता है वहां पे उस पर्सन को इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाती है, और डिडक्शन मिलने वाले अमाउंट पे टैक्स नहीं लगता। यानी कि आपने कमाए तो हैं 15 लाख मेरे एग्जांपल के अंदर, लेकिन टैक्स आप कितने पे दे रहे हैं? 13,15,000 और 14,50,000 एज द केस में।
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आई? कोई शक तो नहीं है दिमाग में? तो सर ये हमारी नेट टैक्सेबल इनकम है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को टैक्स इंपोज करना सिखाऊंगा, मतलब इंपोज नहीं, टैक्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। इंपोज करना मैं कैसे सिखा सकता हूं भाई? आई एम नो वन। अच्छा जी, ठीक है, किसी को कुछ पूछने का है क्या आज की क्लास से? ठीक है सर। बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चे अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो बता दीजिए। चलिए फिर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।